वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी 10 पॉइंट्स प्लान फॉर ट्रूस की, या फिर जो 10 पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है ईरान और अमेरिका का और सीज फायर हुआ है 15 दिन का। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये कितना देर पा है और पॉइंट्स क्या क्या दिए गए और कितने ज्यादा जो है ये पॉइंट्स एक्सेप्टेबल है अमेरिका के लिए। और फ्यूचर हम जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फिर से जो है 15 दिन के बाद एक वॉर जो है स्टार्ट हो जाएगी या ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएगी, इसको डिस्कस करेंगे। तो 10 पॉइंट्स प्लान फॉर ट्रूस, इसको डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी ऑफ अ फ्रैक्चर्ड ट्रूस, ठीक है, कि ये जो सुलह हुई है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो आर्जी सुलह है इसके जो स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है, दोनों ही खैर क्लेम कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मीडिया आप देखेंगे तो ईरान जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि ये वॉर वो जीता, और अमेरिका जो है वो क्लेम कर रहा है कि वॉर वो जीता। लेकिन अगर एक्चुअली हम देखें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो 10 पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं, तो उसमें हमें यही लग रहा है कि विनर जो है वो ईरान ही रहा है, और ईरान ने जो है वो अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, आर्जी तौर पे ही सही, लेकिन ईरान ने जो है वो मजबूर कर दिया है अमेरिका को कि वो यहां से भागे या वो घुटने टेके फिलहाल। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो किसको जा रहा है जी? वो पाकिस्तान को जा रहा है कि ये सारे का सारा जो ट्रूस है वो पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ, और पाकिस्तान जो है उसने जो है वो लास्ट आवर में, आप ये कह सकते हैं 11th आवर में जो है ये ट्रूस करवाया 1 घंटा पहले। और उसके बाद आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया, तो इसको जो है बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे दुनिया की निगाहों का मरकज है। और आपने जैसे देखा कि अब जो है वो 10 को ये कहा जा रहा है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन 10 अप्रैल को यहाँ पे जो है वो अमेरिकन और ईरानियन डेलीगेशन आएंगे। कल शायद ईरानियन डेलीगेशन आए और फिर नेक्स्ट डे जो है वो 10 अप्रैल को अमेरिकन डेलीगेशन है, और यहाँ पे बातचीत होगी कि मुस्तकबिल का क्या रास्ता हो सकता है पॉसिबली। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आप ये जानते हैं कि भाई इस टाइम पे 40 दिन जो है वो इस वॉर को गुजर चुके थे, और 40वें दिन आके जो है ये ट्रूस हुआ। और उससे पहले आप ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह से ट्वीट्स के थ्रू थ्रेट फैलाया जा रहा था, और बहुत ज्यादा जो है एक एजिटेशन थी कि भाई क्या होगा, क्या अमेरिका जो है वो एटम बम फेंकने लगा ईरान के ऊपर, और उससे क्या खित्ते के ऊपर असरात होंगे। और आप देख रहे थे भाई, बताया जा रहा था जैसे मीडिया के ऊपर कि भाई क्या हो सकता है पॉसिबली। तो बहुत ज्यादा जो है वो थ्रेट मौजूद थे कि एक सिविलाइजेशन को खत्म करने की जो है वो बात की गई थी अमेरिका की तरफ से, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि कुछ बड़ा अमेरिका कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने ये दिमाग में रखना है कि ये जो ट्रूस हुआ है ये अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसको इजराइल ने जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, गो कि उन्होंने जो है वो अटैक्स रोक दिए हैं, लेकिन जो लेबनान के ऊपर या बाकी एरियाज में है वहां पे अटैक्स उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कर दिए कल से। ठीक है, तो ये अमेरिका की तरफ से रहा, लेकिन एक्चुअल जो वॉर थी वो ईरान और इजराइल की वॉर थी जिसमें अमेरिका आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अब ये कैसे आगे जो है वो चीजें तय होंगी, क्योंकि हमारी तो इसराइल से बातचीत है नहीं, सीधी सी बात है। तो अमेरिका जो है वो कैसे इसको लेके चलेगा, जो कि एक थर्ड पार्टी के तौर पे इस वॉर के अंदर जो है शरीक था, और असल जो थ्रेट था ईरान से वो अमेरिका को तो था नहीं, वो इसराइल को ही था, और इसराइल ने ही अपनी बका के लिए या अपनी एक मजहबी इबादत के तौर पे इस जंग को जो है वो लॉन्च किया था। तो अब इसको हम देखेंगे, जिसमें तकरीबन 1500 करीब जो है वो ये कहा जा रहा है जी सिर्फ एक साइड से जो है वो इसके अंदर जो है वो शहादतें हुई हैं ईरान की साइड से। और 8 अप्रैल से जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, या 8 अप्रैल को पाकिस्तान की कोशिश कामयाब हुई है, तो पाकिस्तान जो है वो पिछले एक हफ्ते से कोशिश कर रहा था भरपूर तरीके से। तो पहले 45 डेज का आपने देखा कि एक प्रपोजल आया कि भाई 45 दिन जो है जंगबंदी हो, लेकिन उसके बाद जो है वो 15 दिन पे आके रुका। अब ये जो 14 डेज का पॉज होगा, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर क्या मामला जो है वो डिस्कस होंगे। उसको अगर हम देखते हैं तो ये 8 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक ये ट्रूस जाएगा। अब फिर से आपने देखा इससे पहले 10 दिन की एक विंडो दी गई थी, और ये देखा जा रहा था कि भाई दोनों साइड से जो प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इससे पहले यूएस ने जो है वो 15 पॉइंट्स दिए हुए थे कि भाई इन 15 पॉइंट्स पे जो बिल्कुल ही अपोजिट हैं अभी जो पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं। तो ये इंतहाई हैरत की बात है कि भाई एक साइड से अमेरिका जो है वो टोटली डिफरेंट पॉइंट्स दे रहा है, और ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये नहीं मानेंगे तो मैं एक सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। दूसरी साइड से वो उन 10 पॉइंट्स के ऊपर एग्री हो गया कि जो बिल्कुल भी जो है वो उसके अंदर अच्छा खासा जो है वो उसकी, आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका किस तरह यहां से भागा है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि 22 के बाद क्या पॉसिबिलिटी है इस जंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20% आपको पता है इस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो है वो दुनिया का ऑयल गुजरता है, और इसी वजह से ही अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है फिलहाल, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर। दूसरा जो खलीजी मुल्क है उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई हमारे जो हालात हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, तो अल्टीमेटली अमेरिका को इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना था। ठीक है, तो उसने जो है वो ये सारे मामला किए हैं।
अब अगर हम देखते हैं कि ये जो पार्टीज हैं यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल किस बात के ऊपर जो है ये एग्री हुए हैं और वो कौन से जो है वो 10 पॉइंट हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए जा रहे हैं कि भाई इन 14 दिनों के अंदर क्या इन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये 10 पॉइंट्स की लिस्ट है जी जिसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि भाई क्या अमेरिका को ये सूट करते हैं या नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, फंडामेंटल कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन फ्रॉम द यूएस, कि सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका जो है वो जहारियत का मुजाहिरा नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर जंग बंदी होती है तो अमेरिका जहारियत का मुजाहिरा नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है जी नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका पे ट्रस्ट कौन करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे है कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इन कोऑर्डिनेशन विद द इरानियन आर्म फोर्सेस which would be mean that Iran retreats its leverage over the waterway। दूसरा पॉइंट ईरान ने ये रखा कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ये मेरे कंट्रोल में रहेगी, और ये जो है यही अमेरिका नहीं मान रहा था। अमेरिका ये कह रहा था ये तो भाई मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए या ओपन होनी चाहिए, लेकिन ईरान ने पहले भी कहा था कि इसका कंट्रोल मैं रखूंगा, और अब भी उसने कहा और ट्रंप ने कहा ठीक है भाई, और ईरानियन आर्म फोर्सेस जो है वहां पे मौजूद होंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है जी, एन एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। अब ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इसलिए क्रिटिकल है कि अगर आप ये देखें कि 2025 के अंदर जो वॉर हुई वो क्यों हुई, क्वेश्चन ये है 2025 में पहले वॉर हुई और अब 26 में स्टार्ट हो गई एक साल के बाद। तो उसका रीजन ही ये था कि ईरान के ऊपर पिछले अगर हम देखते हैं 40 साल से पाबंदियां हैं, तो रीजन यही है इनरिचमेंट का। अमेरिका नहीं मान रहा कि भाई इनरिचमेंट हो, या इजराइल नहीं मान रहा, ज़ायनिस्ट नहीं मान रहे कि ये इनरिचमेंट करे, एटम बम बनाए, एटमी हथियार बनाए, लेकिन ईरान ने ये कहा मैं बनाऊंगा भाई, मैं आपको मानना पड़ेगा, मेरी इनरिचमेंट का राइट है। आपने देखा 2015 के अंदर भी जो है वो जो एग्रीमेंट आया उसमें भी जो है वो अमेरिका खुश नहीं था, उसने विड्रॉ कर लिया था कि भाई हम इसके अंदर हिस्सादार नहीं होते, क्योंकि इससे थ्रेट है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। पिछले साल वॉर हुई यही कह के कि भाई इनरिचमेंट हो रही है इस साल भी, लेकिन अब यहाँ पे ईरान ये कह रहे हैं हम अपनी इनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखेंगे, और अमेरिका कह रहा है हाँ ठीक है भाई हमें कबूल है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल कुछ और जो है वो गेम चल रही है बिहाइंड द सीन। ठीक है, या अमेरिका जो है वो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वहां पे रिलीज निकल रही थी, ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो अमेरिका तो इसके ऊपर मान जाएगा, लेकिन इसराइल कैसे मानेगा इनकी एनरिचमेंट के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, द लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस एंड रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ईरान। अब ये भी इम्पॉसिबल, तकरीबन इसी तरह लग रहा है कि इम्पॉसिबल के करीब ही है। उसका रीजन ये है कि ये पिछले 40 साल की पाबंदियां किस लिए अमेरिका हटाने पे मजबूर हो गया कि भाई ठीक है आपसे सारी पाबंदियां हट जाएंगी, जितनी रेजोल्यूशंस आपके खिलाफ हैं वो भी हट जाएंगी, ये भी कमाल हो गया। ठीक है, ये दो बिल्कुल जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट में चीजें जा रही हैं। पॉइंट नंबर 5 है एंड ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ईरान एट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यानी जितना भी आईएईए के अंदर उसके खिलाफ जो भी मवाद मौजूद है, जो भी उसे कहा गया कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, आपको चेक करवाना पड़ेगा, तो वो सब भी खत्म है। अब ये भी अनएक्सेप्टेबल एक डिमांड है जो ईरान की उन्होंने मान ली। नंबर 6 क्या है, एंड ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ईरान बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई जितनी भी जो है ये रेजोल्यूशंस है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू जो है परमानेंटली खत्म की जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी याद रखिएगा मान ली नहीं गई, आर्जी तौर पे जो है ये कहा गया कि ठीक है हम इसके ऊपर नेगोशिएशंस करेंगे। नंबर 7 है द विड्रॉल ऑफ द यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसिस इन द रीजन। ये भी बहुत मुश्किल है कि भाई पूरे रीजन में जहां अमेरिका ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, उससे आप कंप्लीटली जो है विड्रॉ कर लें जी अपनी फोर्सेस का। अमेरिका इस पे भी फिलहाल खामोश है। नंबर 8 क्या है जी, फुल कंपनसेशन ऑफ द डैमेज सफर्ड बाय द ईरान ड्यूरिंग द वॉर टू बी सिक्योर्ड थ्रू पेमेंट टू ईरान बाय द शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ईरान ने ये कहा कि भाई जितना भी मेरा आपने नुकसान किया है इस जंग के अंदर वो मुझे खर्चा दे दें। ठीक है, और उसका तरीका कार ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ये मेरे कंट्रोल में रहेगी, यहां से जो भी जहाज गुजरेगा ठीक है मैं उससे टैक्स लूंगा, तो ये इस तरह से अपना जो है वो खर्चा पूरा किया जाएगा। अमेरिका इस पे मान गया, जाहिर बात है अमेरिका को डायरेक्टली इससे क्या थ्रेट है, चलें ये को मानने की बात हो सकती है। नंबर 9 है द रिलीज ऑफ ऑल ईरानियन एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रोजन अब्रॉड, कि जितनी भी ईरान की प्रॉपर्टीज आपने पिछले 40 साल के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सीज की हैं वो सब रिलीज कर दें। ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको भी सामने रखा गया डिमांड को। और 10 है द रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज मैटर्स इन अ बाइंडिंग यूएनएससी रेजोल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, अमेरिका तो यूएनएससी को मानता ही नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो 15 मेंबर्स जिसमें मौजूद हैं, तो कहा जा रहा है भाई उसके अंदर रेजोल्यूशन लेके आई जाए, इन पॉइंट्स को उसमें ड्राफ्ट किया जाए और अमेरिका को पाबंद बनाया जाए एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन के थ्रू कि वो जो है ये सारी की सारी बातें माने। अब यहां पे दो पॉइंट्स पैदा होते हैं।
सबसे पहला, अगर अमेरिका इन सब पे मान जाता है तो क्या होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप डिमांड्स देख लें कि ये पिछले 40 साल फिर जो होता रहा, इसका मतलब वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। पॉइंट नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है कि अगर अमेरिका जो है वो यूएनएससी के अंदर मान भी जाता है, तो क्या इसराइल मानेगा? वो तो किसी को नहीं मान रहा। अगर मानता तो पिछले 3 साल से जो वो कर रहे हैं हमास के साथ, या जो भी गजा के अंदर हो रहा है, तो कितनी रेजोल्यूशंस आई, सब कुछ हुआ। सो इसका मतलब ये है कि अमेरिका शायद मान जाए, इसराइल तो नहीं मानेगा। तो एक साइड से वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, दूसरी साइड से वो असला सप्लाई करता जाएगा इसराइल को कि मारो इन्हें, क्योंकि वो भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है फिलहाल, याद रखिएगा। तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि बहुत ही टफ जो है पॉइंट्स हैं। अगर इन 10 पॉइंट्स को हम जो है वो डिवाइड करें ब्रॉडर रेंज के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर रखा गया, एक तो मिलिट्री सिक्योरिटी की बात की गई है, दूसरा इकोनॉमिक रिलीफ की बात की गई है, तीसरा न्यूक्लियर और डिप्लोमेटिक जो है वो बातचीत यहाँ पे की गई है। जैसे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो ये कहा गया कि भाई जो फंडामेंटल यूएस कमिटमेंट्स हैं नॉन एग्रेशन की, वो होंगी कि फिर मुंह उठा के आप अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये कहा गया। दूसरा जो सबसे मुश्किल बात है कि यूएस की जितनी फोर्सेस रीजन के अंदर मौजूद है मिडिल ईस्ट में, वो सब विड्रॉ हो जाए, ये इम्पॉसिबिलिटी के करीब है, क्योंकि अमेरिका ने क्यों इन्हें बिल्ड किया अगर उसने यहां से भागना होता। ठीक है, वो तो इवन और डिमांड कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिलीफ की बात करें तो सैंक्शंस को कहा गया जी हटाया जाए, चले ये कुछ समझ आ रही है, हालांकि बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो ईरानियन एसेट्स या प्रॉपर्टीज है बाहर, वो भी उनको भी जो है वो रिलीज किया जाए, और उसके अलावा फुल कंपनसेशन वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू है, ये समझ आ रही है। न्यूक्लियर और डिप्लोमेटिक की बात करें तो फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और जितनी भी रेजोल्यूशंस आईएईए के अंदर हैं उनको खत्म किया जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, और जो है वो यूएनएससी के रेजोल्यूशंस के थ्रू ही जो है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया जाए। तो ये एक बैलेंस जो है वो 10 पॉइंट्स रखे गए हैं यहाँ पे ईरान की तरफ से, जिसको पाकिस्तान की तरफ से कन्वे किया गया कि भाई ये कंडीशंस हैं, इनके ऊपर हम बैठेंगे। यानी अब जो फ्राइडे को मीटिंग होगी, जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान में 10 अप्रैल को, तो उसमें हम बैठेंगे और हम अगले 14 दिन के अंदर बातचीत करेंगे कि भाई इनमें से आपको कौन सी कबूल है, कौन सी नहीं है, किसके अंदर कितनी रेक्टिफिकेशन करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो जो डिमांड्स हैं वो बहुत क्रिटिकल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर ईरान की बात करें, ईरान की जो डिमांड है, एक तो एनरिचमेंट की, वो एक्सेप्ट हो गई फिलहाल तक। ठीक है, दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है भाई रीजन के अंदर जो है आप फोर्स खत्म करें और सैंक्शंस हटाएं, जबकि यूएस ये कह रहा है कि हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो है वो स्काई न्यूज को जो है वो बातचीत कही है कि 10 पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने ये मान लिया, इसका मतलब ये है कि ये नेगोशिएबल हैं, हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे और जो हमें सूट करेंगे हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। सो इसका मतलब उसके बाद फिर से क्या वॉर स्टार्ट हो सकती है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैंने आपको स्टार्ट में कही कि भाई ये वॉर जो थी, अगर आप देखेंगे तो ये वॉर तो अमेरिका की थी नहीं, क्योंकि ईरान के पास तो ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके, ना उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, ना उसने एटम बम बनाया। ये थ्रेट जो है वो तो था ही इसराइल को, और इसराइल का ही एक एजेंडा था जिसको वो एक मजहबी वॉर के तौर पे, जैसे हम कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल या इसराइल की सल्तनत वो बनाना चाहता है, उसके लिए उसे इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना है, और उसके लिए ईरान को काउंटर करना है, अमेरिका को वीक करना है, अपने आप को मनवाना है। तो ये सारे मामला तो इसराइल कंट्रोल कर रहा है दुनिया की, या ज़ायनिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बीच में कहीं है ही नहीं, यानी इंतहा इंटरेस्टिंग बात ये है। सो इसका मतलब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ये मामला जा सकते हैं? तो शायद यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो एक्चुअली में जो हम यहाँ पे पार्टीज हैं उसमें से एक पार्टी है ही नहीं इसराइल। तो असल जंग ईरान की और इसराइल की है। तो क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी हो सकती है? तो फिलहाल तक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हो सकती, आर्जी तौर पे हो सकती है। मे बी अमेरिका जो है अपने जमहूरियत की वजह से या अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वजह से प्रेशर में आके इस वॉर को रोके, ठीक है, वो शायद इसको आगे लेके ना चले, लेकिन इसराइल के अंदर एक्सेप्टेंस मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग फिगर क्या हमें बता रहे हैं जी, कि अमेरिका के अंदर 60% लोग इस जंग के मुखालिफ हैं और 40% लोग जो है वो हिमायती हैं, क्योंकि कंप्लीटली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब मेजॉरिटी में जो है मुखालिफ है। तो अमेरिका में जो जमहूरियत है और उनकी मजहबी जंग का इससे कोई लिंक नहीं है। सो इसका मतलब ट्रंप को थ्रेट मौजूद है। दूसरी साइड पे अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल में ये बिल्कुल अपोजिट है। यहां पे 60 से 65% लोग हामी हैं कि यस भाई ईरान हमारा दुश्मन है, इसे मारा जाए, और कम लोग इसकी मुखालफत में हैं। क्यों? क्योंकि ये से अपना मजहबी फरीजा समझते हैं, और इनका नेक्स्ट स्टेप है ही ये कि हमने हमारा मजहब अलाउ कर रहा है कि भाई हम इस रीजन के ऊपर कब्जा करें, उसके लिए हमें पावर में आना है, अपनी सल्तनत बनानी है, तो हमें यहाँ पे अपने दुश्मनों को काउंटर करना होगा। इसलिए वो फिलहाल साइड पे देख रहा है कि ठीक है भाई आर्जी जंगबंदी करो, क्योंकि अब इनके पास कुछ सोल्यूशन नहीं है ईरान का, क्योंकि ईरान तो घुटने टेक नहीं रहा।
और ऊपर से जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। तो सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे लिया जाए, क्या एटम बम फेंका जाए? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकती है फ्यूचर में, इसराइल कर भी सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि भाई हम इसके ऊपर एटम बम फेंकें। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इनके पास दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं पॉसिबली। ऑप्शन नंबर वन क्या है जी? ऑप्शन नंबर वन ये हो सकता है कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो, जिसकी कंडीशन फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वक्त दे के हम ये कह सकते हैं कि अब इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस मजीद खराब होगी इस वॉर के बाद, लेकिन अगर सैंक्शंस वगैरह हटाई जाती हैं तो फिर ये बेहतर हो सकते हैं। तो रिजीम चेंज के चांसेस कम है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबिलिटी है कि कोशिश करें रिजीम चेंज हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि दोबारा से जो है ये एक वॉर यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक कर दे, जैसे पिछले साल किया, एक साल वेट करें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से कर दें। ठीक है, और उसके थ्रू, और ये सिलसिला ऐसा ही होगा क्योंकि अब ये जंगें शायद मिडिल ईस्ट के अंदर हमें रुकती भी दिखाई नहीं दे रही। आरजी सीज फायर हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी अब हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इन वॉर्स की जो जो रुख हो चुका है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये जो मजहब की तरफ चीजें मुड़ रही हैं, तो ये जो है हमें दिखा रही हैं कि चीजें जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना एंड ऑफ टाइम, तो ये चीजें उस साइड पे जो है वो जा रही हैं। तो फिलहाल जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो बने हुए हैं। तो अब इन 14 दिनों के बाद क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन फिलहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के सामने इस टाइम पे एक्सपोज हुआ है, और उसका जो डिटरेंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, और वो जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पावर शिफ्ट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट के अंदर एक पावर शिफ्ट हो रहा है कि पहले अमेरिका जो है, आप अगर देखेंगे तो अमेरिका इस टाइम पे जो है वो यूरोप, जिसको हम कहते हैं नेटो, तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा जो है वो हमें टकराव देखने को मिल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस ने और ब्रिटेन ने सपोर्ट नहीं किया, यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया इस वॉर के अंदर। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका और जो यूरोप है ये तकसीम हो चुके हैं। ठीक है, और वो जो अमेरिका की हुक्मरानी थी शायद अब वो हमें शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होती दिखाई दे, जबकि ईरान जो है उसने अपने आप को मनवाया है, और अमेरिका खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई चाइना जो है उसने निगोशिएशन टेबल पे लाया है ईरान को। सो चाइना जो है वो एक डिप्लोमेटिक पावर के तौर पे सामने आ रहा है, या ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो शायद वो पावर ले रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के बीच में जो है टूट फूट का शिकार है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो अब आगे जो है वो फ्यूचर में क्या होगा तो देखते हैं, लेकिन अब जो जुम्मे की यहाँ पे बैठक होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगले 14 दिन के बाद क्या होगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।